अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। मुल्क में तबाहकुन महंगाई और माशी बदहाली की वजह से गरीब व मुतवस्सित तबका खून के आंसू रो रहा है। एक साल में रुपए की कदर 58% घट चुकी है। कम आमदन वाले तबके पर क़यामत इस अबल ने ढा दी है। 35% महंगाई और खाने पीने की अशया 47% महंगी होने की वजह से दिहाड़ीदार तबका और मामूली तनख्वाहों पर काम करने वालों के लिए दो वक्त की रोटी के लाड़े पड़ रहे हैं। जो कभी साहिब निसाब थे, आज ज़कात, खैरात और फितरे के मुस्तहिक़ हो चुके हैं। माह रमज़ान में मुफ्त आटे और राशन के हुसूल में अब तक 14 ख़वातीन और 2 बच्चों की समेत तकरीबन 24 अफराद की जाने जा चुकी है। दर्जनों लोग अपने जैसे मजबूरों के पैरों तले कुचल कर ज़ख्मी हो चुके हैं। गुर्बत और तंगदस्ती में महंगाई ने लोगों की सफ़ेद पोशी का भरम भी तोड़ दिया है। खुददार लोग और ख़ास तौर पे वो लोग जो मज़ेदार समझे जाते थे, वो उधार मांगने और कर्ज़ के लिए हाथ फैलाने पर मजबूर है। मुफलिसों को फलाही और खैराती इदारों का आसरा है, जो खुद इस वक्त महंगाई से लबर्द आज़मा हैं और एहतियात की किल्लत का शिकार हैं। जो लोग हर साल फलाही इदारों को ज़कात खैरात देने आते थे, इस बरस लग रहा है कि वो मदद मांगने आ रहे हैं। ये बहुत ही तल्ख़ हकीकत है। किसी भी कुदरती आफत, मुसीबत और परेशानी में अवाम को सहारा देने वाले इदारे ईदी, सैलानी, छिपा, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट, JDC शदीद दबाव में हैं। मदद के तलबगार बढ़ रहे हैं और इमदाद घट रही है। इस हवाले से हम आपको दिखाते हैं एक बहुत ही खुसूसी बहुत ही उम्दा रिपोर्ट तैयार की है हमारे नुमाइंदे खुसूसी ज़ुहैब अहमद ने। वो बहरान जिसे कोई ख़त्म नहीं कर सकेगा। जो देने वाले थे उनके हाथ फैल गए हैं और जो मुसलसल दे रहे थे अब उनके हाथ सुकड़ गए हैं। ये हर पाकिस्तानी की कहानी है और ये पाकिस्तान की इस वक्त जो कैफियत है उसकी अक्कासी है। इस मौजू में बात करते हैं पाकिस्तान का वो इदारा जिसका कि कोई सानी नहीं है। 100% मुफ्त लोगों की तिब्बी इमदाद दे रहा है। हज़ारों लोगों की रोज़ाना तिब्बी इमदाद होती है। कराची का इंडस हॉस्पिटल, इसके बानी सरबराह डॉक्टर अब्दुल बारी ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये हर साल माशाल्लाह इंडस अपना जो फुटप्रिंट है वो बढ़ाता जा रहा है, उसका स्कोप जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये साल जो आया है यकीनन ये एक आजमाइश का साल है तमाम पाकिस्तानियों के लिए। और हमने देखा कि तमाम खैराती इदारे जो हैं वो बेचारे इस वक्त उनकी बड़ी सकत जो है वो महदूद होती जा रही है। सुनाइए इंडस का क्या हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कामरान भाई। मैंने ये पूरी आपकी सुनी। वाकई हालात तो ख़राब हैं। हमारा डेमोग्राफी चेंज हुआ है। मरीज़ जो है ना वो जो अफोर्ड कर सकते थे वो आज अफोर्ड नहीं कर सक रहे। वो भी उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं। जहाँ तक पैसों का ताल्लुक़ है, डोनेशन का ताल्लुक़ है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं आ रहा। लेकिन बात ये हो गई है कि जो डॉलर का इम्पैक्ट आ गया है ना, वो ज़रा उसकी ज़रा परेशानी ज़्यादा है। तो इसलिए अब हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जो हमारे एक्सपेट पाकिस्तानी हैं, और मेरी उनसे दरख्वास्त है कि जितने इदारे यहाँ काम कर रहे हैं वो लोग अगर इमदाद करेंगे तो उनका $1 हमारे लिए $1 ही होगा, और यहाँ पर वो 300 के करीब पहुँच चुका है। इम्पोर्ट्स मुश्किल हो रही है। लेकिन ये कौम जो है, देखें ना, इस कौम में कभी भी इन हालात के बावजूद भी जो है ना कोई रिएक्शन रोडों पर नज़र नहीं आता। वो इस वजह से कि हम एक दूसरे का ख्याल कर रहे होते हैं। कोई ना कोई सेक्टर ख़राब होता है तो दूसरा सेक्टर इसको कवर कर लेता है। रेजिलियंट कौम है और यहाँ कोई भूखा नहीं सोता, और वो चाहे कोविड के दौरान हो या अभी भी हो। और डॉक्टर साहब ये तो है कि बहुत ही गैर मामूली, बहुत ही शानदार आप मिसाल दे रहे हैं, क्योंकि कोई कारोबारी, कोई आपका डोनर, कोई ऐसा नहीं है जिसकी कि इस साल के दौरान उसकी सकत या उसकी जो आमदन या उसकी जो कैपेसिटी है वो बुरी तरह से सुकड़ ना गई हो। फिर एक्सचेंज रेट अपनी जगह, इन्फ्लेशन अपनी जगह, ये तमाम मामलात अपनी जगह, उसके बावजूद आपको यकीन है कि जो आपके एक्सपेंशन के काम हो रहे हैं, ग्रोथ के काम हो रहे हैं, वो कितने मुतासिर हो रहे हैं डॉक्टर साहब? देखें, हमारे जो ग्रोथ के जो है वो एक्सपेंशन चल रही है उसी तरीके से। थोड़ा सा हमको सपोर्ट, जो थोड़ा सा फ़ायदा हमें ये हो गया था कि हमारे जो एक्सपेट पाकिस्तानियों का जो बजट हमारे वहाँ रजिस्टर्ड चैरिटी है, उसकी वजह से थोड़ा सा LC खोलने में जो मुश्किलात यहाँ से होती थी वो इतनी नहीं पड़ रही, क्योंकि हमको वहीं से पेमेंट हो रही है। तो इस वक्त ज़्यादा जो नज़रें हैं वो समंदर पाकिस्तानियों के ऊपर है। मेरे एक दोस्त का मुझे फ़ोन आया था कोई 1.5 महीना पहले, और उसने मुझसे यही सवाल किया था कि पाकिस्तान में जो ये फाइनेंशियल क्राइसिस है
उसका इम्पैक्ट इंडस पे क्या आया, तो बेसाख्ता मेरे मुँह से निकल गया कि अल्लाह के यहाँ क्राइसिस नहीं है। हम तो नज़र अल्लाह की तरफ करते हैं, अल्लाह ताला जो है ना कोई रास्ता निकालता है और यकीनन इस दफ़ा भी निकालेगा। और मेरी दुआ है कि हम ये कौम इस क्राइसिस से निकले, और हम पहले भी निकले हैं और इंशाअल्लाह। मैं क्योंकि एक पॉजिटिव आदमी हूँ, पॉजिटिव सोच रखता हूँ। और थोड़ा कोशिश अंदाज़ा यही होगी दीजिएगा कि डॉक्टर इंशाअल्लाह साहब हम कि इस क्राइसिस से निकल। जो फुटफॉल है, जो ओपीडी में फुटफॉल है, जो मरीज़ हैं उनकी जो नंबर्स थे उनका इस वक्त रेशो क्या है, उसमें इजाफा है, वो स्टैटिक है, क्या पोजीशन है, और इजाफा है तो कितना इजाफा है? देखें, मरीज़ तो इजाफा हो रहा है क्योंकि हमने इस दौरान जो है ना 2 नए हॉस्पिटल हमने अब हम पिछले साल हम 13 हॉस्पिटल पे थे, 15 हॉस्पिटल हो गए हैं। और हमारे जो है ना ये सैलाब की वजह से हमारी प्राइमरी केयर के भी इम्पैक्ट जो है ना जो क्लिनिक्स और खुल गई हैं। ख़ास तौर पर हमने जो है ना ट्रॉलर्स के अंदर बलूचिस्तान के इलाके में, क्योंकि सबसे ज़्यादा तबाही जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर की वो बलूचिस्तान में आई है, पहले ही वैसे ही काफ़ी ख़राब था। हमारी एक्सपेंशन जो है ना वो तेज़ी से जारी है, उस पर काम तेज़ी से चल रहा है और वो मेहनत ज़्यादा डेफिनेटली करनी पड़ रही है। और लोगों से कुछ जगहों से डेफिनेटली ये आ रहा है कि जी अभी हमारे जैसे ये जो आपकी बिल्डिंग इंडस्ट्री है, बिल्डर्स काफ़ी परेशान हैं क्योंकि उनका तो सारा दारोमदार बुकिंग्स पे चलता है। और जो लोग जिन्होंने घर बुक कराए हुए हैं उनको अपने खाने के लाले पड़े हुए हैं, और तो वो उनकी किस्तें भी नहीं अदा कर रहे। तो वो एक सेक्टर है जहाँ से थोड़ा सा चैलेंज हमें नज़र आया है। लेकिन दूसरे कुछ सेक्टर से ये बढ़ गया क्योंकि यह पाकिस्तानी कौम जो है ना, हम लोग जो है ना अपनी ज़कात को जो है ना प्रायोरिटी देते हैं, बाकी ख़र्चे कम करके ज़कात पूरी निकालते हैं जो ज़ाहिरन जो हर वक्त हर साल दे रहे होते हैं। तो वो बढ़ रहा है। लेकिन ये जो है ना डॉलर का जो है ना वो इम्पैक्ट ज़रा ज़्यादा है, उसकी वजह से परेशानी ज़्यादा है। बड़ी नवाजिश अल्लाह ताला का बड़ा करम एहसान है कि अभी भी निज़ाम ये चल रहा है। आपके इल्म में होगा कि कराची का मिसाली निज़ाम है, पूरी दुनिया में जिस तरह का खैराती निज़ाम कराची में चलता है, मुफ्त हॉस्पिटल्स, अनगिनत मुफ्त हॉस्पिटल्स, मुफ्त खाना, मुफ्त सहूलतें, मुफ्त जो भी फराहम किया जा सकता है ऐसे लोगों को जो इसके हक़दार हैं, उसका कोई सानी नहीं। और अभी आपने उसकी कहानी सुनी कि इस सूरत हाल के बावजूद भी ये निज़ाम माशाल्लाह चल रहा है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं हुकूमत की कोशिश है। ऐलान किया था, पहले भी हमें पता था कि इसकी कामयाबी नहीं होगी। 100 रुपये लीटर सस्ता पेट्रोल मोटरसाइकिल रिक्शा वगैरह को दिया जाएगा, लेकिन IMF ने उस पर सख्त एतराज़ किया है और ख़ुद अब हुकूमत की मजाल नहीं है कि वो ये सब्सिडी जारी करे। और इसके लिए अब यकीनन ये एक ऐसा अमल है जो कि हुकूमत नहीं कर पाएगी और इससे उसको पीछे हटना पड़ा है। ये मामला दूसरी जानिब IMF के हवाले से हुकूमत की अपनी तमाम कोशिशें जो हैं वो नाकाम नज़र आती हैं। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि 1-2 दिन में IMF प्रोग्राम की बहाली के आसार नज़र आएँ और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए। इस पर बात करते हैं छोटे से वाक़े के बाद। नाअहली कहा जाए या गलत फ़ैसला साजी या फिर बदकिस्मती, हकीकत यह है कि शहबाज हुकूमत का दौर माशी मैदान में नाकामियों का रिकॉर्ड बना रहा है। 800cc छोटी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और रिक्शों को 100 रुपये लीटर सस्ता पेट्रोल ना मिलना था, ना मिलेगा, क्योंकि IMF की शराइत के सामने ये हुकूमती स्कीम धड़ाम से ज़मीन बोझ हो गई है। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार के साथ कल वर्चुअल मुज़ाकरात में IMF के रीजनल डायरेक्टर ने न सिर्फ ये कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के लिए कोई तारीख नहीं दी, बल्कि पेट्रोल पर 100 रुपये लीटर सब्सिडी को यकसर मुस्तरद कर दिया। गोया पेट्रोल सब्सिडी का फैसला IMF प्रोग्राम की बहाली में रुकावट साबित हुआ। यकीनन सब जानते थे कि पेट्रोल सब्सिडी में IMF की मंशा शामिल नहीं थी। अवामी हलकों में भी पेट्रोल सब्सिडी स्कीम की मजबूरी लागत, अहदाफ, तरीक़ाकार और शफाफियत पर सवालात उठ रहे थे। लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना डार ने शहबाज हुकूमत की गिरती मकबूलियत को सहारा देने के लिए बिला वजह ये ढंढोला पीटा था कि एक और ऐसा लग रहा था कि एक रेत का पहाड़ बनाया जा रहा है जिसको ढेर होना है। इत्तलात के मुताबिक डार साहब ने कल IMF को यकीन दहानी करा दी है कि हुकूमत पेट्रोल सब्सिडी स्कीम पर अमल दरामद नहीं कर सकती। वज़ीर ममलिकत बराए ख़ज़ाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा ने आज मीडिया को बताया कि पेट्रोल सब्सिडी स्कीम पर तो अभी वज़ारत ख़ज़ाना खुद ही क्लियर नहीं है कि ये स्कीम काबिल अमल है भी या नहीं। उन्होंने कहा कि वज़ारत पेट्रोलियम की तजवीज़ थी, जब मुकम्मल तफसीलात आई तो फिर देखेंगे। गोया कि जब नौमन तेल होगा तो राधा नाचेगी। तो जब ये क्लियर नहीं था तो इतने बड़े बड़े ऐलान, इतनी बड़ी बड़ी तकरीरें क्यों कर दी गई थी। 3 हफ्ते पहले हमें इंटरव्यू में वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दक़ मलिक साहब ने इस स्कीम में मसाइल और रुकावटों से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा था कि जब सब्सिडी दे दी रही तो IMF से मुशावरत हम क्यों करें।
सिर्फ पेट्रोल सब्सिडी स्कीम नहीं, इससे पहले भी शहबाज हुकूमत एक्सपोर्टर्स को बिजली मराआत किसान एनर्जी पैकेज भी ऐलान करके वापस ले चुकी है। शहबाज हुकूमत अब तक IMF की एक शर्त पर सर तस्लीम कम कर चुकी है। मसनूई एक्सचेंज रेट ख़त्म हुआ है। एक साल में रुपए की कदर 58% घटी है। शरह सूद मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर है, 21% पर है। इसके अलावा जनरल सेल्स से 18% हो चुका है। एक्सचेंज रेट और मुकम्मल पेट्रोलियम लीवे की वजह से पेट्रोल 81%, डीजल 103% महंगा हो चुका है। बिजली तकरीबन 68% और गैस 112% तक बढ़ चुकी है। इन शराइत के नतीजे में महंगाई 35% बढ़ चुकी है। लेकिन IMF प्रोग्राम का कोई अता पता नहीं है और अभी भी नहीं अता पता है। इसकी मज़ीद मालूमात हम लेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के मुमताज़ नामवर सहाफ़ी, ख़ास तौर पर ख़जाना उमूर, माशी उमूर के बहुत ही मुमताज़ सहाफ़ी हैं जनाब शहबाज राना हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज राना साहब। भी ये फरमाइएगा कि सबसे बड़ी तो इस वक्त तशवीश की बात यह है कि हमें अभी तक IMF प्रोग्राम डाउन द रोड नज़र नहीं आ रहा और IMF प्रोग्राम की बहाली तो एक अभी दूर की बात है। जो बेसिक पहला कदम है कि SLA यानी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो भी, और ये जो वर्चुअल मुज़ाकरात 2 रोज़ से हो रहे हैं डार साहब के IMF के साथ, और ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं जिसमें बार बार हुकूमत कह रही है कि बस ये UAE के आए $1 अरब की गारंटी और ये रोल आउट होना शुरू हो जाएगा। आप क्या कहते हैं कि ये अभी भी इतना आसान नहीं है, अभी इसके इम्तहान और भी हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान खान साहब बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहला तो जो पेट्रोल सब्सिडी का मसला है वो शुरू से ही ये वजारत ख़जाना और इसहाक डार साहब का आइडिया नहीं था। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और पेट्रोलियम डिवीज़न के दरमियान था, तो इसलिए वजारत ख़जाना ने इसकी कभी भी ओनरशिप नहीं ली। और यही चीज़ इन्होंने IMF को भी कन्वे की थी जब इन्होंने जो हमारे मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम, इन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उससे पहले जब मैंने खबर की थी, जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग हुई, तो उसके बाद जब IMF ने इनसे पूछा तो उनका ये तो अभी बहुत इब्तदाई स्टेज के ऊपर है, तो अभी इसके खदोखाल क्लियर नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर मुसद्दिक मलिक साहब एक स्टेप आगे गए, उन्होंने जाके लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी मीटिंग के बाद वज़ीर आज़म साहब के साथ, तो वो चीज़ें और ज़्यादा जो है वो पब्लिक होगी। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, जो कल की मीटिंग थी उसके अंदर ये पहला सवाल ही यही रेज़ किया गया पेट्रोल सब्सिडी का, और डार साहब की तरफ से कहा गया, बल्कि उन्होंने एक मौके पर इस पर थोड़ी सी इरिटेशन का भी इजहार किया कि जी हम नहीं अभी ये कर रहे और हमने आपको बता दिया कि आपसे पूछे बगैर नहीं करेंगे, अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। इसके बावजूद IMF की जो तसल्ली थी वो नहीं हुई। और आज की जो मीटिंग हुई है डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल की, जिसको आप एक्सचेंज तो कह सकते हैं, ऐसा मुज़ाकरात तो नहीं, इस मीटिंग के दौरान भी ये इशू दोबारा एक दफ़ा रेज़ हुआ है। तो ये एक उनके जहन के ऊपर कंसर्न है। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू जो आप फरमा रहे हैं कि अभी तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा, वो बात वहीं पे अटकी हुई है कि $6 अरब के जो आपने गैर मुल्की कर्जे लेने हैं वो किधर हैं। अभी तक जो एक चीज़ की कॉन्फर्मेशन है वो सऊदी अरेबिया की तरफ से IMF को मिली है, UAE की तरफ से डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है, अभी तक नहीं हुई। लग इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ें भी चल रही हैं, एक लग रहा है कि जो इत्मीनान का फुकदान है दोनों साइड्स के ऊपर वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि जब ये पेट्रोल सब्सिडी का मसला आया तो ये सवाल ये नहीं था कि सिर्फ के बजट से कितना पैसा, इस किस्म के अनटारगेटेड सब्सिडीज़ आप नहीं दे सकते, क्योंकि जो IMF का प्रोग्राम है उसका एक पिलर ये भी है कि अगर कोई ज़रूरतमंद है जिसको सब्सिडी चाहिए तो वो टारगेटेड होगी। आपने देखा जो टेक्सटाइल की सब्सिडीज़, किसानों की सब्सिडीज़ और बाकी सारी सब्सिडीज़ ये वो विड्रॉ हो रही है जो अनटारगेटेड है। तो ये जब इस तरह की चीज़ हो, इत्मीनान का फुकदान, और उसके ऊपर जो मेरे ज़राए बता रहे हैं कि कुछ मसला, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है मेरा कि अब जिस वक्त हमारी आपसे बात हो रही है, हम अप्रैल के वस्त में आ चुके हैं, मई में जा रहे हैं, हम बजट के सर पर खड़े हैं। हम बजट बिल्कुल हमारे राउंड द कॉर्नर है और अब हमें बजट की पूरी तैयारियां और तमाम चीज़ें हैं। इस सिलसिले में क्यू ब्लॉक में वजारत ख़जाना में क्या हो रहा है, अब तो हमें बजट देना है। हमारा 9th रिव्यू अभी नहीं हुआ है, 10वां 11 रिव्यू बाकी है। कामरान खान साहब, ये जो जुडिशल क्राइसिस है और इसके साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस रप्ट हो गया पूरे मुल्क के अंदर, इससे जो तवज्जो है वो कोर इशूज़ से हट चुकी है। और ये एक बड़ी एक अफसोसनाक बात है, अभी भी ये जो 2 दिनों में मीटिंग्स हुई हैं वर्चुअल इसहाक डार साहब की IMF के लोगों के साथ, ये वो मीटिंग्स थी जो उन्होंने फिजिकली अटेंड करना थी। बहुत शुक्रिया जनाब शहबाज राना हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आएंगे। आज एक इंतहाई गैर मामूली पेशरफ में सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात पर बिल पर अमल दरामद रोक दिया है, जो यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए एक बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुताल्लिक केस पर तहरीरी फैसला सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर जारी किया है, जिसे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तहरीर किया।
हुक्मनामे में कहा गया कि अदालत किसी कानून को मुअत्तल नहीं कर सकती। बादियुन नज़र में बिल के ज़रिए अदलिया की आज़ादी में मदाखलत की गई है। अदलिया की आज़ादी में मुख्तलिफ तरीक़ों से बराह रास्त मदाखलत की गई है। इस तहरीरी फैसले के मुताबिक बिल कानून का हिस्सा बनते ही अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत शुरू हो जाएगी। बिल पर अबूरी हुक्म के ज़रिए अमल दरामद रोकने के सिवा कोई चारा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा कि बिल पर सदर दस्तखत करें या ना करें, दोनों सूरतों में इस पर अमल दरामद नहीं होगा। मौजूदा केस में अदलिया की आज़ादी की तबाही का खदशा है। अदालत ने सवाल उठाया कि क्या मुकर्ररा के पास सुप्रीम कोर्ट के कवानीन में रद्द-ए-बदल का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने अपने फैसले में वाज़ेह लिखा कि अदलिया अदालत की प्रैक्टिस और प्रोसीजर में रद्द-ए-बदल ख्वाह कितना ही ज़रूरी हो, अदलिया की आज़ादी को मुतासिर करता है। मुजव्वज़ा बिल या एक्ट को आईन के मुताबिक होना चाहिए। केस की अगली समाअत 2 मई को होगी। इससे कबल आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात से मुताल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने की। केस की समाअत करने वाले बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के अलावा जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अजहर हसन रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। हुकूमत और कुछ आईनी माहिरीन को इस बेंच की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात है। हुकूमत इसे हम ख्याल जजेस का बेंच करार दे रही है। हुकूमत के मुताबिक बिल के ज़रिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात लिए नहीं जा रहे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को मज़ीद इख्तियारात दिए जा रहे हैं। आज हुकूमती इत्तेहादियों ने बाजमात प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि कभी भी कानून साजी से पहले केस की समाअत के लिए फिक्स नहीं होता। कानून बनने के बाद अदालतें ज़रूर उसे देख सकती हैं। दूसरी जानिब आज कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट की बालादस्ती और चीफ जस्टिस के उसको नोटिस से मुताल्लिक़ 8 रुकनी बेंच को तहलील करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर की। ये बहुत अहम आज की डेवलपमेंट, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब अब्दुल लतीफ़ खोसा एडवोकेट, साबिक़ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, और हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर असद रहीम, माहिर हैं आइन और कानून के, कॉलमनिस्ट भी हैं इन मामलात पे। बहुत बहुत शुक्रिया। खोसा साहब, आप सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात की है आज सुप्रीम कोर्ट के इस एंटिसिपेटरी स्टे ऑर्डर के अंदर। उन्होंने कहा कि अगर ये कानून बन जाता तो उस पर फिर शायद सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कार्रवाई नहीं कर सकता था और इस पर अमल दरामद शुरू हो जाता और अदलिया की आज़ादी में मदाखलत शुरू हो जाता। इसलिए ज़रूरी है कि उसको इस जगह पे रोका जाए और फिर उसके साथ ही इसमें उन्होंने ऑर्डर ये कर दिया है कि सदर इस पर दस्तखत करे या ना करे और ये इस पर अमल दरामद नहीं हो। गोया कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि एक बार अगर ये चला जाता और ये अप्रूव हो जाता, फाइनली लॉ बन जाता, तो फिर उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो इस पे शायद अप्लाई नहीं होती। देखें कामरान खान साहब, ये तो लॉ मिनिस्टर साहब की भी मुझे यानी ला इल्मी या तगाफल आफाना पर हैरत हो रही है, क्योंकि ये हफ्ता बिल अभी कोई इतनी दूर की बात भी नहीं है जब 9 रुकनी बेंच ने मोहतरम इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस की सरबराही में उन्होंने एक्ट पास होने से पहले, कानून बनने से पहले उन्होंने ये टेकअप भी किया। न सिर्फ टेकअप किया बल्कि हुक्म दिया कि इसको असेंट नहीं किया जाएगा। गवर्नर को माने कर दिया कि आपने इसकी मंजूरी या असेंट नहीं देनी है। तो ये ऐसा बात नहीं है कि ये, और उसमें जो है आपके सारे KPK में शरई निज़ाम जो है नाफिज करना का एक्ट था जो JUI की हुकूमत ने दिया था और उसको जो है उन्होंने जो मुअत्तल करके सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट की 9 रुकनी बेंच ने। सो ये कहना कि जी इसकी कोई प्रॉपराइटी नहीं है, लीगैलिटी नहीं है वगैरह वगैरह, यानी ये तो अजीब बात है कि यहाँ तो एक ऐसा बिल था जो सरीहन न सिर्फ एक आइन के मुतसादिम था बल्कि अदलिया की आज़ादी पर एक इन रोड और हमला था। और इसलिए अगर उसको भी चीफ जस्टिस की 8 रुकनी बेंच जो है उसको मुअत्तल नहीं करती, निप द इविल इन द बड नहीं करती और उसको कानून की शक्ल में आने देती है और एक और तलातम पैदा होता है, और जिस तरह सीनियर प्यूनी जज साहब फिर दोबारा अदालत के अंदर एक जो है तलातम पैदा हो जाता,
और फिर वहां एक चपकल शुरू हो जाती कि जी अब ये बेंच जो है कि तश्कील जो है हम 3 सीनियर जजेस करेंगे, ये चीफ जस्टिस की बनाई हुई बेंचेस पर हमें एतमाद नहीं है वगैरह वगैरह। अगर इस किस्म का एक तरातम मच जाता तो एक ऐसी यानी एक अजीब सी कैफियत जी इस मुल्क में पैदा हो जाती। मेरे ख्याल में यही एक रास्ता था जो सुप्रीम जी। कोर्ट ने अच्छा, तो अपनाया। बैरिस्टर असद रहीम साहब, आप ये बताइएगा कि इसमें जो ऑर्डर आज जारी किया है 8 रुकनी बेंच ने, चीफ साहब ने उसको लिखा है, उसमें बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है। उसमें कहा कि बिल कानून का हिस्सा बनते ही अदलिया की आज़ादी में मदाखलत शुरू हो गई है, और उसके साथ ही कहा है कि इस केस में और इस कानून के ज़रिए अदलिया की आज़ादी की तबाही का ख़दशा था, यानी कि इसके बहुत ही सीरियस जो रिपरकशंस हैं जो कि फोर्स कर रही है ये बेंच, जिसकी वजह से आज ये एंटीसिपेटरी ऑर्डर जारी किया गया है। जी बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जो आज़ादी अदलिया है जिसको आइन में भी दर्ज किया हुआ है, वो इस आम कानून साजी के ज़रिए उस हक़ को आप एक तरह से मुतासिर कर रहे थे। लेकिन किस तरीके से आज अदालत ने ऑर्डर पास किया उस पर तो अभी आते हैं। बात यह है कि ये एक बेबुनियाद कानून है। आप सिर्फ आइनी तरमीम के ज़रिए अदालत उज़्मा के इख्तियारात को महदूद कर सकते हैं, और तब भी ये काबिल बहस है कि किस हद तक। बात यह है कि जब फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट यानी वफाकी सतह पे आपको कानून साजी करने का दायरा इख्तियार ही नहीं है अदालत उज़्मा के या तो दायरा इख्तियार या इख्तियारात के हवाले से, तो आप इसको आम बिल के ज़रिए किस तरह कर रहे हैं, ये पहला सवाल है। जो दूसरा सवाल है वो ये है कि अदालत उज़्मा का 5 रुकनी फैसला आ चुका है कि सो मोटो एक बुनियादी इख्तियार है, एक अदालती इख्तियार है, एक प्रोसीजर नहीं है। तो आर्टिकल 191 का गलत तौर पे सहारा लेते हुए ये कहना कि जी हम सिर्फ प्रोसीजर में तरमीम ला रहे हैं, ये भी हद से हटके है। अब जो आज ऑर्डर पास हुआ है, ये एक बात काबिल तवज्जो है कि आप इस बिल को कानून बनने से पहले किस तरह सस्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि जो कानूनी असूल है वो ये है कि जब तक आप हतमी तौर पे एक कानून को स्ट्राइक डाउन या अवॉइड नहीं करते तो उस कानून को बरकरार रहना पड़ता है। तो जब हतमी फैसला आएगा तो ये बात देखनी होगी कि अदालत किस तरह की रीजनिंग इस्तेमाल करती है। लेकिन इस पे कोई दो राय नहीं कि जिस तरह आप कानून के ज़रिए और आम कानून साजी के ज़रिए यानी गलत कानून साजी के ज़रिए आज़ादी अदलिया को मुतासर कर रहे थे, उसके कम ही प्रेसिडेंट हैं। अगर हम पार्लियामान पे बदनीयती का इल्ज़ाम ना लगाएं, जो कि कभी नहीं लगाना चाहिए, वो आपके मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी जब तक आप एक आइन में तरमीम नहीं लाएंगे तो सो मोटो के इख्तियार को आप महदूद नहीं कर सकते। दूसरी जानिब खो साहब, अब असल पोजीशन ये है कि 8 रुकनी बेंच का फैसला है। बेंच के अंदर तकसीम की बातें आम हैं, अदलिया में तकसीम, सुप्रीम कोर्ट में तकसीम हुई एक आम बात है। लेकिन एट द सेम टाइम जितने भी हमारे कानूनी माहिरीन से हमें इस प्रोग्राम में बात होती है, तमाम सीनियर तरीन, वो कहते हैं कि चाहे बेंच तकसीम है या तकसीम नहीं है, या मसाइल हैं या नहीं है, लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है, जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, वो फ़ैसला है, वो हतमी है, वो फ़ाइनल है, वो उसकी रिट है जो कि बरकरार रहना ज़रूरी है। चाहे वो ये प्रोसीजरल बिल का मामला हो, यानी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो अभी 184(3) के हवाले से आया है, या पंजाब में इलेक्शन के हवाले से 14 मई का ऑर्डर जो है, हुकूमत पाकिस्तान के तमाम इदारों पर इस पर अमल करना लाजिम है, आज के फैसले पर भी और 14 मई के फैसले पर भी। ये इससे तो किसी को इनकार नहीं हो सकता ना खोसा साहब? देखें कामरान खान साहब, बिल्कुल इनकार नहीं हो सकता। ये आइन की जो है यही एक रूह है, इंटेंशन है, और ये ग्रैंड नॉर्म जिसे कहते हैं, आइन की उस रूह को कोई मजरूह कर ही नहीं सकता है। ये इमरानी मुआहदा जो है आइन की शक्ल में जो पाकिस्तान को मुत्तहिद रखे हुए और पाकिस्तान की रियासत खुदादाद है, पाकिस्तान की हुक्मरानी का हक देता है अल्लाह ताला के उस इक़्तिदार आला के बाद, इस पर कोई दूसरी आरा हो नहीं सकती है। सो इसलिए ये तो देखें, और ये भी वाज़ेह हो गया अब बड़े खुले तौर पर कि मेजॉरिटी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ऑलरेडी जुडिशियल 15 में से 8 तो आ गए, तो अगर 15 बैठ भी जाते तब भी 8 तो मेजॉरिटी का यही व्यू है। तो इसलिए वो इबाम भी अब खत्म हो गया कि जी सारी कोर्ट फुल होनी चाहिए थी वगैरह वगैरह। लेकिन ये प्रेरोगेटिव चीफ जस्टिस का है
ये रूल जो है आर्टिकल 190 में सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बने हुए हैं, और ये बिल्कुल सही कहा गया कि सेक्शन आर्टिकल जो 70 है, सब आर्टिकल 4, जिसमें लेजिस्लेटिव पावर दी गई है मुकन्ना को, वो जो आइटम जो फेडरल लिस्ट है उसके लिस्ट 1 में आइटम 55 पर एक्सक्लूड किया गया है सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट पर लेजिस्लेचर भी जो है वो कानून साजी नहीं कर सकती है। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट के नीचे वाली अदालतों की हद तक, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या स्पेशल कोर्ट, उसके प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की हद तक तो लेजिस्लेटर कॉम्पिटेंट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को खुसूसन एक्सक्लूड किया गया। तो इसलिए बिल्कुल सही कहा गया कि ये लेजिस्लेचर के दायरे अख्तियार से ही मुतजाविज है। और ये कहना कि हमारी लेजिस्लेचर सुप्रीम है, ये सुप्रीम का कॉन्सेप्ट ये ब्रिटिश कॉमन लॉ में है, ये वेस्टमिनिस्टर उसकी अच्छा, तो पार्लियामेंट का हो सकता है। बजा फरमाया पाकिस्तान में आईन सुप्रीम है, आईन सुप्रीम है, लेजिस्लेचर सुप्रीम नहीं है, आईन सुप्रीम है। बजा फरमाया खोसा साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया, मगर बैरिस्टर असद रहीम साहब ये फरमाइएगा कि एट द सेम टाइम हमने देखा है कि अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड 184(3) के हवाले से रिजर्वेशंस रही हैं तमाम सियासी जमातों को, और राय आमा में भी इस हवाले से रिजर्वेशंस रही हैं कि इसमें अपील का इख्तियार नहीं है, इसके दूसरे कई मसाइल हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। तो क्या इसका हल क्या है फिर? चलें, ये हल नहीं था जो हुकूमत ने, इसकी एक टाइमिंग बड़ी एक अजीब सी है, उसमें कुछ लोगों का ख्याल है कि सिनिस्टर है ये सारा, क्योंकि इस वक्त ये सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन चलें, अगर इसको वाकई एक पॉजिटिवली अगर इसको एड्रेस करना है, इस मसले को हल करना है, तो उसका तरीक़ाकार क्या है? कामरान खान साहब, जो सो मोटो का इख्तियार है उसको, जो उसके इर्द गिर्द एक तारीख़ है जिसको आपने करीब से देखा हुआ है और जिसमें खोसा साहब तो बाकायदा पार्टिसिपेंट थे, वो एक किसी खला में पैदा नहीं हुआ, ये एक तहरीक थी और 2007 में उसका एक तरह से एक इख्तिताम था कि किसी तरह से अदलिया की जो आज़ादी है उसके लिए जदोजहद करनी है। और परवेज़ मुशर्रफ की 9 साल की आमरीत के नतीजे में आपने देखा कि अदलिया ने अपने आप को भरपूर तौर पर असर्ट किया। उसके कुछ मनफी भी असरात थे, और उन असरात में अब जब रेगुलेशन होगी तो जाहिर बात है कि वो रेगुलेशन अदलिया की जानिब से होगी, क्योंकि जो ये सारा सफ़र तय हुआ है वो तय हुआ था अदलिया की आज़ादी के लिए और जो इंसाफ है, इंसाफ तक रसाई के लिए। तो जब आप हल की बात करते हैं, जो पहली चीज़ सामने रखनी चाहिए वो ये है, कानूनी मौक़िफ़ ये है, 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला है कि अज़ खुद नोटिस का जो इख्तियार है वो सिर्फ़ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। अब अदलिया पे ये है कि इस चीज़ की रोशनी में मुत्तहद होके, यकजहत होके, जो आज की दरारें हैं उनको भूल के और उनसे आगे बढ़कर इस इख्तियार पे अगर इसमें मज़ीद उसको स्ट्रक्चर करना है तो ज़रूर करें, लेकिन पार्लियामान के ज़रिए, आम कानून साजी के ज़रिए ये काम नहीं हो सकता। आइनी तरमीम पे बात की जा सकती है कि वो लाहे अमल किस तरह का तय करेगी। तो खोसा साहब, फिर आपकी भी इसमें मैं राय चाहूँगा, क्योंकि अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड ये बात तो तय है कि 184(3) का जो मौजूदा शेप और फॉर्म है उसमें इस्लाहात की ज़रूरत है। रायामा में भी इस सिलसिले में बात है, ओपिनियन मेकर्स भी ये बात करते रहे हैं। आप ये फरमाइएगा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि इसमें इस्लाहात की ज़रूरत है, और आपके नज़दीक इसका बेहतर और जल्द तरीक़ाकार क्या हो सकता है? देखिए खान साहब, बिल्कुल ये तो डायरेक्ट बराह रास्त आर्टिकल 184(3) में ये सुओ मोटो का अख्तियार जो है ये यकीनन हमेशा मुतनाज़ा रहा है। एक बात ये है कि कौन सा केस लेना है, उसकी कोई स्ट्रक्चरल जो है वो नहीं है, डिफाइस नहीं है। ये भी यकीनी बात है कि बिल्कुल इसमें इस्लाह और उसका हक अपील भी होना लाजिम है, क्योंकि फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला भी आ चुका कि कोई ऐसा कानून नहीं हो सकता जिसमें अपील का हक न हो। तो इसलिए ये तो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन सही कहा गया, देखें आर्टिकल 184(3) जहाँ है, ये अपील एज अ मैटर ऑफ ये प्रोसीजर नहीं है, ये सब्सटेंटिव है। आर्टिकल 184(3) के आगे एक आर्टिकल 184(4) भी कर दें और उसमें लिख दें कि एनी ऑर्डर पास्ड अंडर आर्टिकल 184(3) शैल बी अपीलेबल बिफोर अ बेंच ऑफ इतने जजेस कर दें,
और उसमें जो है राइट ऑफ अपील दे दें, लेकिन आइन ही को तरमीम करना पड़ेगा। ये किसी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए नहीं हो सकता है। और इसमें भी कोई दूसरी आरा नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब, अब एक जज साहब लिख गए हैं इंपीरियल कोर्ट और जो है शख्सी और फर्द वाहिद की डिक्टेटरशिप वगैरह वगैरह, तो ये बातें जो है कोर्ट के अंदर से भी आना शुरू हुई हैं। तो इसको भी स्ट्रक्चर होना कोई बुरी बात या मुज़ायका नहीं है, लेकिन एक तो टाइमिंग गलत है, क्योंकि ये इस वक्त मैलाफाइडे बदनीयती पर मबनी ये चीजें जो है मुतसव्वर की जा रही हैं। लोगों के हक के राय दही को महरूम करने की, लोगों की गवर्नेंस, 2/3 पाकिस्तान की गवर्नेंस का हक लोगों से छीना जा रहा है। और उस तनाज़ुर में अगर देखें तो ये बदकिस्मती से ये ना टाइमिंग ठीक है, ना ये कानून के हिसाब से की जा रही है, ना ये आइन के तकाजों के मुताबिक है। तो इसलिए मैं समझता हूँ राइटली सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने दे हैव निप्ड द इविल इन द बड। इसको जरूरी था इसका कला कमा करना। और असद रहीम साहब, इसकी ये बड़ी अहमियत है ना कि एक तो 15 रुकनी सुप्रीम कोर्ट है, 8 जज साहिबान का मुत्तफ़क़ा फैसला है, तो इसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो तो उस पर तो कोई डाउट ही नहीं है। जी, जैसे फरमाया गया, आप इसको जिस तरह भी देखना चाहते हैं, तसव्वुर करना चाहते हैं, ये अदालत उज़्मा की एक अक्सरियत का बेंच है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि ये जो एक मुबाहिसा छिड़ गया है कि हर केस में एक फुल कोर्ट होना चाहिए, या जो भी एक सियासी तौर पे चार्ज केस है उसमें फुल कोर्ट होना चाहिए, इसका ना तो कानून से ताल्लुक़ है, ना तो ये जो इंतखाबात के केसेस हैं कोई बहुत बड़ी आइनी पेचीदगी के केसेस थे। वाज़े तौर पे 90 दिन लिखा हुआ है। तो हर बार हुकूमत का ये करना या किसी सियासी जमात का करना कि हमें फुल बेंच चाहिए, ये हमें बुनियादी नुक्ते से मेरे ख्याल से एक तरह से इनहराफ करने वाली चीज़ है। बुनियादी नुक्ता ये है कि एक पार्लिमानी निज़ाम में इंतखाबात वफाकी और सूबाई सतह पे मुख्तलिफ टाइम पे हो सकते हैं, क्योंकि ये एक फेडरेशन है। फेडरेशन में सूबाई सतह पर और वफाकी सतह पे मुख्तलिफ कवानीन हैं, और पार्लिमानी निज़ाम का मतलब ये है कि वो एक अपने रिक्विजिट टाइम पीरियड के मुताबिक होते हैं। 1 मार्च 1970 की मिसाल सबके सामने है, जब ढाका असेंबली को आपने वक्त पे नहीं उसकी प्रोसीडिंग्स चलने दी, और जो उसके बाद तारीख है वो आपके सामने है। तो पार्लिमानी निज़ाम को सामने रखते हुए, फेडरेशन को सामने रखते हुए और आइन के वाज़े कमांड को सामने रखते हुए बेहतर है कि बुनियादी नुक्ते पे कॉन्सेंट्रेट किया जाए। इंतखाबात 90 दिन में होने चाहिए, और ये मुबाहिसा कि जी बेंच में लोग कौन हैं, उसका साइज़ क्या है, तादाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूट किस तरह होता है, इससे हमें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अब्दुल लतीफ़ खोसा, बैरिस्टर असद रहीम हमारे साथ थे। और इसी हवाले से एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। अब से थोड़ी देर कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुलाकात की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिलपत्ता हुक्मसानी अमल रोकने का हुक्म मुस्तरद किया गया है। हुक्मरान इत्तेहाद के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कदम खिलाफ आइन और पार्लियामेंट का इख्तियार सल्ब करना है। ये वफाक़ पाकिस्तान पर हमला है और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस पर भी अदम एतमाद है। हुक्मरान जमातें इस अदालती नाइंसाफ़ी को नामंजूर करते हुए इसकी भरपूर मज़ाहमत करेंगी, ये इस बयान में कहा गया है। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे अदालत तो तकसीम है, गोया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो गज़ब की तकसीम है और बहुत ही तकलीफ दे सूरत हाल है, मगर वकला की तंजीमें भी शदीद तकसीम का शिकार है। आज पाकिस्तान बार कौंसिल ने अदालती में हड़तालों की अपील की थी, इसका बड़ा शिद्दत से इसकी अपील की गई थी, मगर हमने देखा कि अदालतों में काम होता रहा और इसने फिर कन्फर्म कर दिया कि वकील भी बुरी तरह से तकसीम है, वकील तकसीम है, अदालतें तकसीम है। इस पर बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। पाकिस्तान में सियासी और आइनी मामलात में जैसी तकसीम आज देखने में आ रही है, शायद ही माज़े में पहले कभी देखी गई हो। अवाम में तकसीम, इदारे में तकसीम, मीडिया में तकसीम के बाद सुप्रीम कोर्ट भी तकसीम नज़र आती है। अब वकला भी धड़ों में बट गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुताल्लिक़ केस की समाअत के लिए चीफ जस्टिस ने 8 रुकनी बेंच तश्कील दिया, जिस पर पाकिस्तान बार काउंसिल ने एतराज़ करते हुए आज मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दे दी।
ये हड़ताल की कॉल नाकाम हो गई। सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम आला अदलिया में मुकदमात मामूल के मुताबिक चलते रहे। पाकिस्तान बार का कहना था कि मर्जी के जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया गया, केस की समाअत में सीनियर जजेस को शामिल होना चाहिए था। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस हड़ताल की मुखालफत की और बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट बार चीफ जस्टिस के हर फैसले के साथ खड़ी नजर आती है, लेकिन कुछ मामलात में सुप्रीम कोर्ट बार के अंदर भी तकसीम है। 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस के बाद फैसले में हुकूमत को 14 मई को पंजाब असम्बली के इंतखाबात कराने का पाबंद किया, तो उस पर भी बेंच की अक्सरियत में बहस छिड़ गई। हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पिटीशन 3-2 की अक्सरियत से मंजूर नहीं बल्कि 4-3 की अक्सरियत से मुस्तरद हुई है। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद करते हुए फुल कोर्ट बनाने से मुताल्लिक़ करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। 2 रोज़ बाद ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और सेक्रेटरी ने बयान जारी किया कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक अमल करने की पाबंद है, उसे कौमी असम्बली की करारदाद के जरिए मुस्तरद या रोका नहीं जा सकता। ताहम इसके फ़ौरन बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान की अक्सरियत की तरफ से जारी होने वाले मुतज़ाद बयान में कहा गया कि उन्होंने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान तफरीक को गहरा करने की कोशिश की है, बल्कि अक्सरियत की मर्जी के खिलाफ पार्लियामेंट की बालादस्ती पर हमला किया है। इस मौजू पर बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज़ अदालती उमूर अदलिया उमूर के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी जनाब हसनात मलिक। बहुत बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब। बेंच तकसीम, मुल्क तकसीम, इदारे तकसीम और उसके बाद ये वकला की तंजीमें, ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। वकला में हमेशा इस किस्म की तकसीम बरकरार रही है, बार्स में नज़रियाती तकसीम रही है और मुतज़ाद राय पाई गई है हमेशा। जी कामरान साहब, आपने बजा फरमाया कि तकसीम अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बेंच में तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे है। आज ऐसे वाक़यात हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, मेरा ख्याल है सिजाद अली शाह के टर्नओवर में भी नहीं हुई है, लेकिन हम उन पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑन द रिकॉर्ड नहीं है चीज़ें आ रही। लेकिन बहुत ज़्यादा आज अफसोसनाक सुप्रीम कोर्ट में जो वाक़या पेश आया और जुडिशल कमीशन की मीटिंग हुई, उसमें चीफ जस्टिस ने जो सीनियर जजेस थे जैसे काजी फाइसा, जैसे मंसूर अली शाह और जैसे सरदार तारिक को कहा कि आप मेरे साथ चैम्बर में आएँ, कुछ बात करनी है। लेकिन वो मीटिंग भी बताया जा रहा है कि वो कामयाब नहीं रही, बल्कि तलखियाँ ज़्यादा हो गई हैं। जहाँ तक वकला की बात है, वकला में भी बहुत ज़्यादा डिवीज़न है। जो प्रोफेशनल ग्रुप है वो आप कहें तो वो पीटीआई के साथ खड़ा है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ खड़ा है और उनके ग्रुप के साथ खड़ा है। इंडिपेंडेंट ग्रुप या आसमा ग्रुप जो है वो इस वक्त पीडीएम गवर्नमेंट के साथ खड़ा है और जस्टिस काजी फाइसा और या उनके जो धड़े के साथ जो दूसरे जो 6 जजेस हैं वो उनके साथ खड़े हैं। तो ये तकसीम इस वक्त बड़ी वाज़ेह है कि जी पाकिस्तान बार कौंसिल में जो मेजॉरिटी है वो इंडिपेंडेंट ग्रुप की है, तो वो पीडीएम के साथ है। वो जो है वो जो चीफ जस्टिस के मुखालिफ इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में धड़ा है उसके साथ है। जो सुप्रीम कोर्ट बार में जो इस वक्त सदर हैं या सेक्रेटरी हैं वो प्रोफेशनल ग्रुप के हैं, हामिद खान ग्रुप के हैं। तो ये जो ग्रुप है ये प्रो पीटीआई है और चीफ जस्टिस को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तकसीम हमने देखी है। लाहौर हाई कोर्ट में आप देखें तो वहाँ और यही वजह है कि आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक हड़ताल की कॉल की थी, लेकिन जाहिर है कि इसका असर नहीं देखने में आया। जी बिल्कुल। जो है इंडिपेंडेंट ग्रुप, उनका अगर आप कहें तो वो बार कौंसिल में तो उनकी मेजॉरिटी है, चाहे वो प्रोविंशियल बार हैं चाहे पाकिस्तान बार कौंसिल। लेकिन जो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट बार है, लाहौर हाई कोर्ट बार है, वहाँ के जो सदर हैं और सेक्रेटरी वो दोनों जो हैं वो प्रोफेशनल ग्रुप के साथ हैं और प्रोफेशनल ग्रुप इस वक्त उनकी जो सपोर्ट है वो पीटीआई के साथ है। तो इसमें बड़ा उनको फ़ायदा मिल रहा है। लाहौर हाई कोर्ट बार बहुत बड़ी बार है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर गो के वो उनको काफ़ी रेजिस्टेंस का सामना है क्योंकि जो इंडिपेंडेंट ग्रुप के 10 मेंबरान हैं सुप्रीम कोर्ट बार में, लेकिन जो फेस होता है वो सदर होता है। तो सदर जो है वो इस वक्त जो है और इस्लामाबाद बार की भी यही कैफियत है जो लाहौर हाई कोर्ट बार की है। इस्लामाबाद बार की, इस्लामाबाद बार कौंसिल अगर आप कहें तो वो इंडिपेंडेंट ग्रुप वहाँ डोमिनेट है, बल्कि ज़्यादा सारे मेंबरान ही इंडिपेंडेंट ग्रुप के साथ हैं। तो वहाँ इंडिपेंडेंट ग्रुप यानी पीडीएम आप कहें या जो चीफ जस्टिस को वहाँ देखें तो मुश्किल का सामना है। फिर एक और जो चीज़ आपने देखी कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट फाइल हुई
वो पाकिस्तान बार काउंसिल ने की हैं और प्रोविंशियल बार काउंसिल ने की हैं। सुप्रीम कोर्ट बार ने उनको बल्कि सपोर्ट कर रही है और ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि वो उनको जो है वो उनको सपोर्ट करेगी। लाहौर हाई कोर्ट बार भी सपोर्ट कर रही है जस्टिस मज़ाहिर को। तो ये चीज़ें अब हर चीज़ खुल के निखर के आ गई है। लेकिन तो जो सबसे अफसोसनाक सूरत है वो जुडिशरी के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट बेंच में जो अभी 2-3 दिन पहले खबरें आई कि जस्टिस फाइज ईसा की मुलाकात हुई, जिस दिन वो पार्लियामेंट की इस मीटिंग में गए थे उसके अगले दिन चीफ जस्टिस साहब से उनकी मुलाकात हुई। वो एक अच्छी खबर थी, लगता था कि कुछ सूदिंग डेवलपमेंट है। और उसके अलावा भी कुछ खबरें आ रही थी कि अटॉर्नी जनरल से चीफ जस्टिस साहब की बातें चल रही हैं और फिर दूसरे जस्टिस मंसूर अली शाह वगैरह का भी इन मामलात में इंटरेस्ट था। और फिर तो ये तमाम चीज़ें जो चल रही थी ये सब कोलैप्स कर गई हैं। अब ये कुछ काम ना आया। जी बिल्कुल, बल्कि वर्स्ट हो गई हैं। अब इस वक्त तो सिचुएशन बहुत ही ख़तरनाक है सुप्रीम कोर्ट में। और मेरा ख्याल है कि जो खबरें चली थी वो भी एग्जरेटेड थी। जो अटॉर्नी जनरल की तो मुलाकात रही है चीफ जस्टिस के साथ, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें जजेस के हवाले से कोई इस पर कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि प्रैक्टिकली कोई स्टेप ही नहीं लिया गया कि आप कहें कि जो डिफरेंसेस हैं वो ख़त्म किए जाएं। फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाई गई। कुछ जजेस की ख्वाहिश थी कि हम बैठें तो, लेकिन वो उस तरह नहीं। अब तो ऐसा लग रहा है कि टॉकिंग टर्म भी ख़त्म हो रहे जा रहे हैं। ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल बन रही है। मेरा ख्याल है कि ये बेंच जो आगे ये बिल का जो मैटर 8 रुकनी बेंच ने जो टेकअप किया, ये अगर फुल कोर्ट सुन लेता तो मेरा ख्याल है बहुत से मसले ठीक भी हो जाते। और मेरी जो समझ है, मैंने जो देखा है, मेजॉरिटी जजेस सुप्रीम कोर्ट में वो जो है वो समझते हैं कि रूल्स में अमेंडमेंट ला के जो है वो चीफ जस्टिस के इख्तियारात में या इनको रेगुलेट किया जाए। पार्लियामेंट का जो कानून है इस पे वहाँ भी जो है वो में भी सपोर्ट ना मिलती है हुकूमत को। मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब ने इस जो ये अपॉर्चुनिटी थी इसको जो है वो उनसे अवेल नहीं कर सके। हालांकि जो उसमें भी फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फाइसा और जस्टिस मंसूर अली शाह जो लॉन्गेस्ट चीफ जस्टिस होंगे, 2 साल से ज़ायद का अरसा उनका होगा, वो हैं जस्टिस याहिया अफरीदी हैं। तो 3 फ्यूचर के चीफ जस्टिस जो हैं, आपने 4 फ्यूचर के चीफ जस्टिस तो अपने जो लाइक माइंडेड थे उनको बिठा दिया, लेकिन जो दूसरे मुखालिफ धड़े के चीफ जस्टिस थे उनको इग्नोर किया। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा यानी इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें इस वक्त अगर आप देखें ड्यू प्रोसेस, रूल्स, प्रोसीजर, उनको इग्नोर किया जा रहा है और लग ये रहा है कि कौन प्रिवेल करेगा। और यही चीज़ जो है अब हमें सारी जो चीज़ें वहाँ से निकल रही हैं आ रही हैं वो यही है कि जी ये अब पावर की गेम चल रही है। और इसमें एक बात तो तय है ना कि जो चीफ़ है वो चीफ़ है। वो चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं वो बहरहाल अपनी जगह बरकरार हैं। वो उनकी सकत और क़ुव्वत और उसकी अथॉरिटी और रिट जो है वो तो नहीं डिसमिस की जा सकती ना। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और कि चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं, जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 में जो दिए गए हैं वो लामुतनाई हैं, उनको आप कर्टेल नहीं कर सकते। इवन अगर ये जो दूसरा धड़े में 13 जजेस भी हो जाएं और चीफ जस्टिस के साथ एक जज भी हो तो मेरा ख्याल है कि वो प्रिवेल कर जाएंगे, जो क्योंकि रूल्स इस तरह बनाए गए हैं 1980 में और चीफ जस्टिस को जो इख्तियारात दिए गए और चीफ जस्टिस आखिरी जो फाइनल से है वो चीफ जस्टिस की है। और हो भी यही रहा है कि जो दूसरे जजेस हैं वो कोई ऑर्डर पास भी करें तो चीफ जस्टिस उस पर बेंच बना के वो ओवरटर्न कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस गोया हसरत साहब एक आम पाकिस्तानी को अगर हम समझाएं कि जो सुप्रीम कोर्ट की का ये हुक्म है या फैसला है कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन है, वो कानून वो उस पर अमल होना है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वैलिड हुक्म है, उस पर अमल दरामद होना है। और अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने एंटिसिपेटरी इसमें स्टे ऑर्डर दे दिया है, ये जो 184(3) के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आया है उसको अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है तो वो रोक दिया है। जब तक ये बेंच है, जब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जनाब जस्टिस सता बंदियाल, उनका फैसला जो है वो लागू है पाकिस्तान पर। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लीगली आप उनके ना आर्डर को जो भी उन्होंने किए हैं उनको कहीं भी हुकूमत जो है वो उनको ओवरटर्न नहीं करवा सकती। कानूनी तौर पे मैं जो देखा है कि हुकूमत के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो या मुज़ाकरात शुरू करें या चीफ जस्टिस के साथ कोई वो इनकी कोई बात सुन लें।
अदरवाइज अगर वो उनके साथ 7 के बजाय 10 जज भी हो जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि जो इस वक्त रूल्स हैं उसमें एडवांटेज जो चीफ जस्टिस को है वो बहुत ज़्यादा है, और ये माजी से चल रहा है, और अब जो है वो उसका चीफ जस्टिस ने उसका इस्तेमाल किया है, रूल्स उनको पावर देते हैं और उससे वो अपना जो आर्डर हैं, जो भी उनका एक सिलसिला है कि इलेक्शन कराने हैं, उसमें वो कामयाब हैं। और दूसरी साइड पे जजेस जो हैं एक हद तक तो वो कर सकते हैं, उसके अलावा तो ना उनके पास कोई मैटर लगेगा, अगर लगेगा भी तो जो आर्डर पास वो किसी किस्म का करते हैं तो फिर भी चीफ जस्टिस जो है वो उसको ओवरटर्न कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असरात मलिक हमारे साथ मौजूद थे। अब एक दिलखराश सानिये की बात करते हैं। कराची में सनती इलाकों में आग लगना आतिशज़दगी एक मामूल का अमल बन गया है। बेपनाह इसके वाक़यात हैं और बहुत नुकसान हो चुका है, जानों का, माल का। एक और वाक़या हुआ कल और एक बहुत ही अंधोनाक सानिया ने जन्म लिया, और इस बार 4 फायर फाइटर्स अल्लाह को प्यारे हो गए, उन्होंने अपनी जानें दे दी। ये बहुत ही संगीन वाक़या है, इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। कराची के सनती इलाकों में आतिशज़दगी एक मामूल का अमल बन चुकी है। कल एक बार फिर एक सनती इलाके में आग लगने का दिलखराश अंधोनाक सानहा पेश आया। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया की 2 फैक्ट्रीज़ में कल सुबह शदीद नौयत की आग लगी, जिस पर 16 घंटे बाद काबू पाया गया, मगर दोनों फैक्ट्रीज ज़मीबोस हो गई और 4 फायर फाइटर्स मलबे तले दबकर शहीद हो गए। चारों फायर फाइटर्स ने ईद से सिर्फ 1 हफ्ते पहले फ़र्ज़ की अदायगी में जान कुर्बान दी। ये अलमिया है और इस महकमे के जाबाज सिपाहियों के लिए कोई मुस्तकिल शोदा पैकेज भी नहीं है। दिल हिला देने वाले इस वाक़े में 11 फायर फाइटर्स ज़ख्मी हुए हैं, 13 अफराद मज़ीद ज़ख्मी हुए हैं। आग से मुतासरा फैक्ट्रीज़ गत्ते, तौलिया और स्पेयर पार्ट्स की थी, जो जलकर खाकस्तर हो गई हैं। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में होने वाले इस सानहे ने कराची में 11 साल पुराने सानहे बल्दिया टाउन फैक्ट्री के क़यामत खेज़ मनाजिर याद दिलाए, जिसमें होलनाक आग ने 261 अफराद की ज़िंदगी के चिराग गुल कर दिए थे। लेकिन इतना अरसा गुजरने के बाद भी लगता है कि हमारे यहाँ कुछ भी नहीं बदला। ना कानून की अमलदारी है, ना फायर ब्रिगेड की बाकायदा तरबियत, ना हेलमेट, ना हिफाजती फायर प्रूफ लिबास, ना किसी सानहे के बाद पूछगछ, और ना ही पानी के बजाय आग बुझाने के जदीद तरीक़े। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को 15 साल हो गए हैं, लेकिन हर महकमे की तरह फायर ब्रिगेड में भी वही अंधेर नगरी और चौपट राज है। 2 साल पहले PTI की वफाकी हुकूमत ने 1.5 अरब रुपये की मालियत से कराची को 50 फायर टेंडर्स दिए थे, लेकिन हुकूमत सिंध इन फायर टेंडर्स को पूरी सलाहियत से इस्तेमाल नहीं ला सकी है। नई गाड़ियाँ मिलने के बाद पुरानी तमाम 40 फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ नाकारा हट बनाकर कबाड़ खाने के हवाले कर दी गई। अक्सर फायर ब्रिगेड स्टेशन की इमारतें खंडर बन चुकी हैं और अमला नामसाइद हालात से दो चार है। कराची में फायर ब्रिगेड का निज़ाम और अमला किस हाल में है, इस पर हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोखर ने एक रिपोर्ट बनाई थी। इस मौजूद में मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कराची में हमारे ब्यूरो चीफ तलहा हाशमी। बहुत बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी साहब। ये बताइएगा कि ये क्या वाक़या हुआ है? बहुत ही अजीब व गरीब वाक़या है कि आग तो थी, संगीन आग थी ये नॉर्थ कराची में, लेकिन ये बेचारे फायर फाइटर्स के साथ क्या हुआ और ये आग ऐसे कैसे फैली कि जो 3 फैक्ट्रीज़ को इसने निगल लिया? कामना साहब, गुज़िश्ता रोज़ सुबह से जब ये आग लगी थी तो इसके अब ये टेक्निकली होता ये है कि जब इतने बड़े दर्जे की आग होती है तो उसको तीसरे दर्जे की करार देकर शहर भर से फायर टेंडर्स तलब किए जाते हैं, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर गुज़िश्ता रोज़ इसे तीसरे दर्जे की आग ही डिक्लेयर नहीं किया गया। इस पर काफ़ी फायर फाइटिंग होती रही और शाम रात तक ये कदरे कम हो गई थी, जिसके बाद इस पर फायर फाइटिंग जिस शिद्दत से की जा रही थी उस शिद्दत से रोक दी गई। फिर उसके बाद दोबारा यहाँ पर रात में आग भड़की और जब वहाँ पर फायर फाइटर्स अपनी जान की परवाह किए बगैर काम कर रहे थे तो जो फैक्ट्री थी वो ज़मीबोस हो गई और 4 इसमें शहीद हो गए। वो अफराद जिनके घर में ईद होनी थी, अब उनके घर में ज़ाहिर मातम का समा है। इसी तरह इसी नौयत का एक सेम वाक़या हुआ था 2007 में, जब साइट लिमिटेड में एक इसी नौयत की आग लगी थी। 4 मंजिला इमारत थी, यूनियन टेक्सटाइल, वो गिर गई थी। उसमें 2 फायर स्टेशन अफसर समेत 6 फायर फाइटर उसमें शहीद हो गए थे। लेकिन यहाँ पे अलमिया ये है कि जो फायर फाइटर्स काम करते हैं उनके लिए शौदा पैकेज ही मौजूद नहीं है। शौदा पैकेज तो क्या, यहाँ पे अगर बात करें कि 2009 के बाद से इस डिपार्टमेंट में नई भर्तियाँ नहीं हुई हैं, 5 साल से इनको नई वर्दियाँ नहीं मिली हैं, इनके ओवर टाइम 34 माह से इनका ओवर टाइम ड्यू है। और इसी सिलसिले में आज जब उनकी नमाज जनाजा थी शहीद होने वाले एहलकारों की, तो वहाँ पर डिप्टी
डायरेक्टर थे फायर ब्रिगेड के, जो कि बताए, और यहाँ पे दुनिया भर में जो हाईली पेड प्रोफेशन है उनमें से एक है, लेकिन इसकी हालत क्या है वो आपके सामने है और हमारे व्यूवर्स के भी सामने है। और ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जिस तरह से ये 4 कल फायर फाइटर्स हमारे बेचारे शहीद हो गए, इससे एक ये भी लगता है कि इस किस्म के हालात से निपटने की इनकी बाकायदा जो एक प्रॉपर तरबियत है वो भी शायद उस अंदाज की नहीं है। इनके पास वो गियर नहीं है जो कि इस किस्म की सूरत हाल से निपटने में उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके या उनको सेफ्टी दे सके। ये भी मामला है ना कि कोई बहुत ही स्पेशलाइज ट्रेनिंग भी नहीं है, क्योंकि देखिए इनको अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये इमारत किसी वक्त गिर सकती है और ये बेचारे अंदर चले गए और वो इमारत गिर गई। और इस तरह का वाक़या आपने 2007 का भी बताया, गोया कि अभी तक वो ट्रेनिंग वगैरह तो है नहीं। तो फिर बाकी बहुत शुक्रिया तला हाशमी हमारे साथ थे। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।